मैं हूं आपका फार्मासिस्ट दोस्त मनीष दुबे। मैं पिछले 15 सालों से लुपिन लिमिटेड में एज ए मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव कार्यरत हूं। मैं अपने नए दवा प्रतिनिधि साथियों से काफ़ी समय से अपने कुछ निजी अनुभव साझा करना चाहता था। आपकी तरह इस प्रोफेशन में आने से पहले मैं भी इस प्रोफेशन के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जानता था, और 70% लोगों की तरह ये मेरा चॉइस ऑफ जॉब या फिर मेरी ड्रीम जॉब नहीं थी। बेरोजगारी, गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन से थक हार कर हम में से ज़्यादातर लोग इस प्रोफेशन को ज्वाइन करते हैं। मैंने जब इस प्रोफेशन को ज्वाइन किया था तब आज की तुलना में 50% दवा प्रतिनिधि ही मेरे क्षेत्र में काम करते थे। और जो अगर मैं अपने सीनियर से पूछूं तो उनके समय में उंगलियों से गिन लेने जितने दवा प्रतिनिधि एक क्षेत्र में काम करते थे। और वहीं आज का परिवेश देखें तो अनगिनत कंपनियां और अनगिनत दवा प्रतिनिधि। मेरे दवा प्रतिनिधि मित्रों ने महसूस किया होगा कि आज दवा प्रतिनिधि की चिकित्सक, होलसेलर और केमिस्ट के सामने वो रिस्पेक्ट नहीं है जो कुछ समय पहले हुआ करती थी। और डॉक्टर के अटेंडर भी हमें वेटिंग एरिया से बाहर जाने के लिए बोलते हैं या फिर हमारे साथ डिसरिस्पेक्टफुल बिहेवियर करते हैं। पेशेंट के अटेंडर हमें दवा बेचने वाले, सेल्समैन इत्यादि बोलकर हमारा उपहास उड़ाते हैं। मैं इस प्रोफेशन के अपने निजी अनुभव के हिसाब से एक बात महसूस कर सकता हूं कि इन सब में कहीं ना कहीं हम भी बराबर के जिम्मेदार हैं। हम में से ज़्यादातर लोग अपने प्रोफेशन को गंभीरता से नहीं लेते हैं। कारण वही, ये हमारी चॉइस ऑफ जॉब नहीं है। हम में से कोई क्रिकेटर बनना चाहता था, कोई डॉक्टर बनना चाहता था, कोई इंजीनियर बनना चाहता था, और इनमें से जब हम कुछ नहीं बन पाए तो दवा प्रतिनिधि बन गए। और आज हम आधे अधूरे मन से इस जॉब को करते हैं क्योंकि हमारे ऊपर जिम्मेदारियां हैं। मेरे सीनियर कलीग सत्यम भैया, जो 55 साल की उम्र में भी आज भी उसी ऊर्जा और उसी जोश के साथ अपना काम करते हैं। मैंने एक बार उनसे उनके इस उम्र में भी इस जोश का कारण पूछा। उन्होंने मुस्कुराते हुए मुझे बहुत मजाकिया लहजे में एक बात समझाई। देयर आर टू टाइप्स ऑफ मैरिजेस, अरेंज एंड लव। लव मैरिज वो होती है जिसमें हम अपनी पसंद का जीवन साथी चुनते हैं, और अरेंज मैरिज जिसमें हमें अपना जीवन साथी हमारे परिवार और दूसरों के हिसाब से मिलता है। फिर हम उसको समझते हैं और उससे प्यार करते हैं। हमारा प्रोफेशन ठीक वैसा ही है। ये जॉब हमारी चॉइस ऑफ जॉब ज़रूर नहीं है, लेकिन हमें इसे अच्छे से समझना पड़ेगा और इससे प्रेम करना पड़ेगा, तभी हम इस प्रोफेशन में लंबे समय तक रह सकते हैं। एक अच्छा दवा प्रतिनिधि बनने के लिए कुछ आवश्यक बातें जो मैंने अपने अनुभव के हिसाब से महसूस की है। एक दवा प्रतिनिधि का काम चिकित्सक से मिलकर उन्हें साइंटिफिकली और मेडिकली अपडेट करना होता है। चिकित्सक हमारी सोसाइटी के सबसे स्मार्टेस्ट और सबसे एजुकेटेड पर्सनालिटीज में से एक है। हमें हर समय साइंटिफिकली और मेडिकली अपडेट रहने की ज़रूरत है ताकि हम डॉक्टर से डिस्कस कर सकें। हमें दिन में आधे घंटे अपनी ब्रांड डिटेलिंग, खुद को मेडिकली साइंटिफिकली अपडेट करने और अपनी पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए ज़रूर देना चाहिए। ये सब हमें अपने फ़ोल्डर्स, कंपनी द्वारा दिए गए स्टडीज़ और गूगल के माध्यम से बेहतर तरीके से फ़ॉलो कर सकते हैं। तभी डॉक्टर्स आपकी बात सुनेंगे और आपको महत्व भी देंगे। बजाय इसके हमारे कई दवा प्रतिनिधि साथी डॉक्टर से हाथ जोड़कर आशीर्वाद बनाए रखिए, आपकी कृपा बनी रहे इत्यादि शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। ऐसा करने से आप डॉक्टर की नज़र से उतर जाते हैं। एक दवा प्रतिनिधि का फॉर्मल ड्रेस ही उसकी पहचान होती है। लेकिन हमारे कई दवा प्रतिनिधि मित्र ड्रेसिंग का बिल्कुल ख्याल नहीं रखते हैं। अस्त-व्यस्त कपड़े, बिना पॉलिश के शूज़ और अस्त-व्यस्त तरीके से ही डॉक्टर चैम्बर में एंटर करते हैं। एक दवा प्रतिनिधि का ड्रेसिंग सेंस उसकी जॉब में 40% रोल अदा करता है। हमेशा डॉक्टर के चैम्बर में आप साफ-सुथरे ड्रेसअप के साथ ही जाएँ। ऐसा करने से आप व्यवस्थित और जिम्मेदार व्यक्ति कहलाते हैं। दोस्तों, कई दवा प्रतिनिधि डॉक्टर के चैम्बर के बाहर वेटिंग एरिया में खड़े होकर राजनीति, दुनियादारी, कंपनी प्रोफाइल, डॉक्टर प्रोफाइल या फिर घर समाज की बातें करते हैं। इसके अलावा डॉक्टर से मिलने के लिए कतार में खड़े होने के बाद पहले जाने के लिए भी लोग आपस में बहस करते हैं। हमें लगता है कि हमें कोई नोटिस नहीं कर रहा है, लेकिन ये आपकी गलतफहमी है। डॉक्टर, अटेंडर, पेशेंट और वहाँ पर बैठे हुए बहुत सारे लोग हमें लगातार नोटिस करते हैं और उसी के हिसाब से हमारी छवि बनाते हैं। सौम्यता से बैठकर अपनी बारी का इंतजार करें और उस समय का सदुपयोग अपनी कॉल प्लानिंग बनाने के लिए करें। डॉक्टर के द्वारा कॉल के लिए मना करने के बाद कभी भी अटेंडर से बहस ना करें। दोस्तों, इन्हीं सब छोटी-छोटी बातों का ध्यान रखकर हम एक दवा प्रतिनिधि की छवि सुधार सकते हैं और हमें वो सम्मान और महत्व मिल सकता है जिसके हम वाकई में हकदार हैं। नहीं तो 8 से 10,000 रुपए पाने वाले डॉक्टर के अटेंडर भी 70 से 80,000 रुपए की सैलरी पाने वाले और वेल एजुकेटेड दवा प्रतिनिधि को हेय दृष्टि से देखते रहेंगे।
और हम समाज के अनवांटेड कंटेंट बने रहेंगे। फैसला हम सबके हाथ में है, क्योंकि सुधार स्वयं से ही होता है और परिवर्तन भी तभी आता है। धन्यवाद।